दोस्तों नमस्कार। ये हमारा बायोलॉजी का लेक्चर 3 है। अभी तक हमने 2 लेक्चर किए थे, एक में सेल टेक्सोनॉमी किया था और एक में हमने 2-3 टॉपिक पकड़े थे, उसको लेके काफ़ी डिटेल से डाइजेस्टिव सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम को एक्सप्लेन किया था। आज हम ब्लड से स्टार्ट करेंगे जो हमने लास्ट में छोड़ दिया था, और कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, उससे टॉपिक्स को निकालेंगे और फिर आगे बढ़ते चलेंगे। डिफरेंट एरियाज जो ह्यूमन बायोलॉजी है उसको हम आज फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो पहला हमारा देखिए क्वेश्चन है, द यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप इज। इससे पहले कि ब्लड ग्रुप को समझा जाए, ये ज़रूरी है कि हम ब्लड को समझें। तो ब्लड को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि ब्लड है क्या। ब्लड जो है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का क्या मतलब होता है? कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है कि जो बॉडी के एक पार्ट और दूसरे पार्ट को ज्वाइन करे, और ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो कि फ्लूइड है। तो ब्लड क्या हो गया? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हो गया। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड को बेसिकली प्लाज्मा बोलते हैं। उसको बेसिकली क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। ये प्लाज्मा ऐसा चीज है जहां डिफरेंट सेल्स जो होते हैं दे आर सस्पेंडेड, डिफरेंट सेल्स आर सस्पेंडेड इन प्लाज्मा। अब प्लाज्मा का क्या काम है हम और आप डिटेल से आगे देखेंगे, बट फिलहाल इतना समझिए कि जो प्लाज्मा है वो क्या करती है? फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या जो भी वेस्ट्स हैं, ये सब जो है डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है प्लाज्मा। तो ये सब जो है हम लोग फैक्चुअल वे में ही आगे चलेंगे, और इस तरह से कि अगर इससे क्वेश्चन कुछ भी आए तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकें। तो देखिए हम लोग अभी बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं ब्लड। ब्लड में हमने देखा कि वो फ्लूइड होता है। फ्लूइड का बेसिक मेजर पार्ट जो होता है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जो है फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करती है? वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। अब आप बोलेंगे कि भाई शरीर में जो हम सांस लेते हैं उसमें होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? आरबीसी करता है। अब आप पूछेंगे आरबीसी क्या है, तो आप ये जानना जरूरी है कि ब्लड का कंपोजिशन होता है। आपके पास जो ब्लड है शरीर में, उसमें ब्लड के अलग अलग उसका जो है ना कंपोजिशन होता है। तो ब्लड की कंपोजिशन की अगर बात करें तो 55% जो ब्लड में होता है वो प्लाज्मा होता है। बाकी जो 4% है वो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होता है, और बाकी का 41% देखें तो आरबीसी होता है। तो अगर सवाल आया आपसे कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने की ब्लड में क्या क्या होता है, तो ब्लड में सबसे ज़्यादा क्या होता है? ब्लड में सबसे ज़्यादा होता है प्लाज्मा। उसके बाद क्या होता है? आरबीसी होता है। उसके बाद क्या होता है? डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होते हैं। क्लियर? अब हम देखेंगे एक एक करके कि आरबीसी को हम देखते हैं। आरबीसी क्या होता है? आरबीसी जो है ये कहें तो वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट होते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट इन द ब्लड। कितने नंबर्स होते हैं, कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं? तो ऐसा कहा जाता है 5 से 5.5 मिलियन होते हैं आरबीसी हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में। ठीक है। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? इसका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। बोन मैरो एक जगह है, आप याद कर लीजिए। अभी के टाइम पे रटना ज़रूरी है, याद करना ज़रूरी है, समझना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसका जो फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है? बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है। इसका शेप का अगर बात करें, कभी कभी ये भी पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट रेड ब्लड सेल इज करेक्ट। तो इसका शेप जो कैसा होता है? इसका शेप होता है बाइकनकेव इन नेचर। बाइकनकेव इन नेचर। इसमें न्यूक्लियस होता है क्या? इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, या आरबीसी हैज़ नो न्यूक्लियस एट ऑल। ठीक है। अब आप पूछेंगे कि नाम है इसका आरबीसी है, आप बार बार बोल रहे हैं, इसका फुल फॉर्म बताइए। इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। अगर रेड ब्लड सेल होता है तो अगर आर लिखा हुआ है, किसी वजह से लिखा हुआ होगा आर, तो आर क्यों लिखा हुआ है? आर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि रेड इन कलर होता है। रेड इन कलर किसकी वजह से होता है? इसमें प्रेजेंट होता है हेमोग्लोबिन। ये हेमोग्लोबिन जो है आरबीसी को रेड कलर दे देता है। क्लियर? और इसमें ज़्यादा थोड़ा और फैक्ट डीप डाइव करते हैं। इसकी एवरेज लाइफ स्पैन क्या होती है? आप देखेंगे तो ये मैक्सिमम 120 दिन तक जिंदा रह पाता है। ठीक है। अब अगर मर गया तो कहाँ जाएगा? अगर मर गया तो कहाँ जाएगा? ये स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाता है। स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी कारण से हम जो है स्प्लीन को क्या बोलते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड या ब्लड बैंक। स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड या ब्लड बैंक बोलते हैं। और स्प्लीन में क्या होता है? आरबीसी, डेड आरबीसी जो है 120 दिन के बाद स्प्लीन में जाके मर जाता है। अगला पार्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम इस चार्ट में देखेंगे हमने क्या क्या पढ़ लिया। हम अगर देखेंगे तो हमने प्लाज्मा पढ़ लिया, हमने रेड ब्लड सेल पढ़ लिया। अब बारी है डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी को थोड़ा डिटेल में जानेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब देखिए
WBC जो है इसका फुल फॉर्म पहले समझ लें, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल। अब जब इसको वाइट ब्लड सेल बोलते हैं तो आप इसका फुल फॉर्म आप बताइए हमको, तो इसका फुल फॉर्म क्या होना चाहिए? वाइट ब्लड सेल। लेकिन इसका एक दूसरा नाम भी है, वो दूसरा नाम है इसका ल्यूकोसाइटिस। WBC को हम लोग ल्यूकोसाइटिस भी बोलते हैं, ये वाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं। किसका पार्ट है? ये ब्लड का पार्ट है। कितना परसेंट रहता है ब्लड में? ये और प्लेटलेट मिला के 4% रहता है ब्लड में। अब बताइए हमको, ल्यूकोसाइट हो गया। तो अब अगला सवाल जो आप RBC में लिखे थे, फिर पूछेंगे कि भाई बताओ इसमें न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है? इसमें न्यूक्लियस अगर बोले अगर आप, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। सॉरी, इसमें न्यूक्लियस होता है, RBC में नहीं होता। इसमें न्यूक्लियस होता है, दैट मीन्स दिस इज न्यूक्लिएटेड, दिस इज न्यूक्लिएटेड। WBC में क्या है? न्यूक्लियस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है इसमें? नंबर जो है इसका कम होता है। दीज आर लेस इन नंबर। तो लेस इन नंबर होगा तो कितना होगा? दैट विल बी अराउंड 6000 to 8000 मीटर क्यूब, 6000 to 8000 मीटर क्यूब ऑफ ब्लड। अब पूछेंगे कि आप RBC का लाइफ कितना था? RBC का लाइफ हमने बताया था आपको कि 120 दिन था। तो आप WBC का भी लाइफ पूछेंगे तो WBC का लाइफ बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। WBC का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बाद में फिर से वो पार्ट में डिवाइड होता है। तो WBC को बेसिकली जो हम 2 भाग में बांटते हैं, तो इसका 2 भाग, 2 डिवीज़न जो है वो ग्रेनुलोसाइटिस होता है, ग्रेनुलोसाइटिस, और दूसरा होता है ए ग्रेनुलोसाइटिस, ए ग्रेनुलोसाइटिस। कहीं कहीं पे आप क्या है, ये डिवीज़न आप नहीं देखेंगे, इसके बाद वाला जो डिवीज़न है वो आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे ग्रेनुलोसाइटिस में फिर 3 होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ग्रेनुलोसाइटिस में न्यूट्रोफिल्स होता है, एसिनोफिल्स होता है और बेसोफिल्स होता है। अगर हम ए ग्रेनुलोसाइटिस की बात करें तो इसमें हम बात करें तो इसमें होता है लिम्फोसाइटिस और दूसरा होता है मोनोसाइटिस। ये जो टाइप्स हैं ये WBC के हैं। यहां पे WBC है, घबराना नहीं है, खाली फैक्ट दे रहे हैं। WBC 2 पार्ट में, ग्रेनुलोसाइटिस और ए ग्रेनुलोसाइटिस। ग्रेनुलोसाइटिस के अंदर न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। ए ग्रेनुलोसाइटिस के अंदर लिम्फोसाइटिस और मोनोसाइटिस। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उतने को पढ़ेंगे, ज़्यादा और सब को नहीं पढ़ेंगे। आप यहाँ भी देख सकते हैं जो ल्यूकोसाइटिस है यानी कि WBC है, WBC में क्या होता है? बेसोफिल्स होता है, एसिनोफिल्स होता है, मोनोसाइटिस, लिम्फोसाइटिस और न्यूट्रोफिल्स। तो WBC के अंदर क्या क्या होता है, तो ये सब आप डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे डिटेल से कि ये सब जो हमने पढ़ा WBC के कंपोनेंट्स, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की। इसकी संख्या अगर आप देखें WBC में तो न्यूट्रोफिल्स जो है 55 से 70% होता है। तो इसका मेन काम क्या है? न्यूट्रोफिल्स का मकसद क्या है? न्यूट्रोफिल्स क्या करता है कि जो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म अगर आपके बॉडी में इंटर करता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। कौन करता है वो काम? न्यूट्रोफिल्स करता है काम। ये सबसे ज़्यादा होता है WBC में, ये आपने देखा 55 से 70% होता है। अब आप पूछेंगे फॉरेन ऑर्गन क्या, कौन सा डिस्ट्रॉय करता है? जैसे शरीर में कुछ सब्सटेंस गया जिसमें बैक्टीरिया है तो उस पर जो है ये न्यूट्रोफिल अटैक करेगा, ठीक है। दूसरा है, हम एसिनोफिल की बात करें, एसिनोफिल्स की बात करें, इतना डिटेल में नहीं जाएगा, WBC से नीचे उतरेगा नहीं, अगर उतरा तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं। एसिनोफिल्स की बात करें तो एसिनोफिल्स का सबसे बढ़िया फंक्शन क्या होता है? सबसे बड़ा फंक्शन होता है कि ये इन्फेक्शंस जो है ना, इन्फेक्शंस को रेसिस्ट करता है। इसके साथ साथ क्या होता है? जो भी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, बॉडी में, उसमें एसिनोफिल एसोसिएटेड होता है उससे। आप देखते हैं जब भी आपका टेस्ट होता है बॉडी का, ठीक है, आप जब फुल टेस्ट कराएंगे बॉडी का तो उसमें एक एसिनोफिल बोलता है आपका बढ़ गया, मतलब आपकी बॉडी की जो एलर्जिक कैपेबिलिटी है वो बढ़ गई है, वो ज़्यादा एलर्जिक हो रहा है डिफरेंट चीज़ों से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसिनोफिल बोलते हैं, जो एलर्जिक रिएक्शन से रिलेटेड होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट है हमारा लिम्फोसाइटिस। ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर अगर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें तो बेटर रहेगा। एक होता है लिम्फोसाइटिस की अगर बात करें तो ये क्या है? ये भी टाइप ऑफ WBC है। कितना परसेंट होता है? 20 से 35% होता है, ठीक है, 20 से 35% होता है। सबसे ज़्यादा WBC में क्या था? न्यूट्रोफिल था। कितना प्रतिशत? 55 से 70% था। लिम्फोसाइटिस का क्या काम होता है? लिम्फोसाइटिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन
इम्यून सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट इन इम्यून सिस्टम। देखो जो भी फैक्ट बताया जा रहा है, दिस ऑल हैव बीन टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। अगर इसको देख रहे हो दैट मीन्स यू आर रिवाइजिंग योर एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी में बायोलॉजी इतने गंदी तरीके से दिया हुआ है, एक लाइफ प्रोसेस में आपको सारा चैप्टर घुसा दिया, आप उसको पढ़ते रहो लाइन बाय लाइन। दिस इज नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। तो जो आपको बताया जा रहा है दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट्स ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। आई होप यू विल कमेंट दैट और कैसा लगा वीडियो, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो अगर पॉसिबल होगा तो इस टाइप का ही और लाएंगे। तो हाँ, एक चीज़ और बताना था कि जो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और अगर आपका भी एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं हुआ तो हमारा एक 251 का एक एनसीईआरटी एमसीक्यू कोर्स है, एनसीईआरटी एमसीक्यू कोर्स है, दैट इज़ अवेलेबल ऑन आवर पोर्टल learn.bpscconceptwala.com पे जाइए। वहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू कोर्स है, दैट इज़ अवेलेबल ओनली इन 251। इसमें क्या है, आपको 29 एमसीक्यू मॉड्यूल्स हैं, ईच मॉड्यूल इज हैविंग मिनिमम ऑफ 10 क्वेश्चंस। एट लास्ट मोमेंट आप एटलीस्ट इस एनसीईआरटी एमसीक्यू के साइंस के क्वेश्चन जरूर आप रिवाइज कर लीजिए, साइंस और हिस्ट्री के, बिकॉज दे हैव डायरेक्टली पिक्ड फ्रॉम लाइन्स जो हैं उसके डायरेक्टली पिक्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। तो आपका लास्ट मोमेंट एनसीईआरटी रिवीजन हो जाएगा। अब क्या ये मत बोलना यार कि फ्री दे दो, ठीक है, क्वेश्चन बनवाने में भी लगता है ना पैसा। चलो अब आते हैं इम्यून लिम्फोसाइटिस में, कि लिम्फोसाइटिस क्या है, इम्यून सिस्टम को दुरुस्त करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये ऐसे सेल हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि अब जैसे बॉर्डर पे देखिए, बॉर्डर पे इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस है, उसके बाद वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होते हैं, फिर उनको सपोर्ट करने के लिए पीछे इंडियन आर्मी होती है। तो किस तरह का इन्फिल्ट्रेशन होता है, किस लेवल का इन्फिल्ट्रेशन होता है, ये उस पर डिपेंड करता है कि हमारा रिएक्शन कैसा होगा। सबसे पहले जवाबी कार्रवाई बीएसएफ ज़्यादा करेगी या इंडियन आर्मी उनको सपोर्ट करने आएगी, या फिर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है वही हैंडल कर लेंगे उस चीज़ों को। तो उसी तरह से जो लिम्फोसाइटिस है, ये इस तरह के सेल हैं जो इन्फेक्शन के स्पेसिफिसिटी को पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि किस तरह का इन्फेक्शन आ रहा है बॉडी में, जिस तरह का इन्फेक्शन आ रहा है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आ रहा है या फॉरेन सब्सटेंस से आ रहा है, उसके अनुसार लिम्फोसाइटिस जो है अपना रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। तो इसमें कितना परसेंट होता है ये आपने देख लिया, 20 से 40% या 20 से 35% पहले तो वो होता है। ये हमेशा सर्कुलेशन में रहता है। दिस इज ऑलवेज इन सर्कुलेशन, दिस इज ऑलवेज इन सर्कुलेशन। अगर ये सर्कुलेशन में रहता है, ये कहाँ मिलता है, ये जो हमारे शरीर के लिम्फॉइड ऑर्गेन्स हैं उसमें मिलता है। यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिम्फॉइड ऑर्गेन्स, बिकॉज दिस हैज बीन डायरेक्टली मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। तो आपके लिम्फॉइड ऑर्गेन्स बॉडी के कौन कौन से हैं, बॉडी में है स्प्लीन, बॉडी में और क्या है, बॉडी में है टॉन्सिल्स, बॉडी में है लिम्फ नोड। इन तीनों को जो है हम क्या बोलते हैं, लिम्फनॉइड ऑर्गेन्स बोलते हैं। हो सकता है इस बार आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिम्फनॉइड ऑर्गेन्स, कोई नई चीज नहीं है इसमें। अब हम देखेंगे कि जो लिम्फोसाइटिस होते हैं इसके भी दो भाग होते हैं, दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं। देखिए ये सिर्फ लिम्फोसाइटिस में इतना डिटेल से पढ़ना पड़ रहा है, बाकी को इतने बस ऊपर आप देख लें तो चलेगा। लिम्फोसाइटिस को देखें तो दो भाग में हम बांट के पढ़ते हैं। एक जो होता है वो क्या होता है, बी लिम्फोसाइटिस, दूसरा होता है टी लिम्फोसाइटिस। जो बी लिम्फोसाइटिस होता है उसको बी सेल भी बोलते हैं, जो टी लिम्फोसाइट होता है उसको टी सेल भी बोलते हैं। अब जो बी सेल और टी सेल बोल रहे हैं इसका क्या फायदा है, तो जो बी सेल और टी सेल होते हैं इनका ओरिजिन कहाँ होता है, इनका ओरिजिन होता है बोन मैरो में, ये आप याद रखेंगे। इनका ओरिजिन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। अगर हम टी सेल की बात करें, तो टी सेल कहाँ ओरिजिन होता है, इसका ओरिजिन होता है बोन मैरो में। ये मैच्योर कहाँ करता है, ये मैच्योर करता है थाइमस में। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ये बताइए। ये पार्ट है किसका, लिम्फोसाइटिस का। लिम्फोसाइटिस क्या करती है, अपनी बॉडी को इम्यून प्रदान करती है। इम्यून कैसे प्रदान करती है कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस आए या कोई भी इन्फेक्शन आए तो स्पेसिफिक ढंग से उसका कैसा रिएक्शन होना है वो डिसाइड कौन करता है, लिम्फोसाइटिस करता है। अब जो टी सेल है वो किसका पार्ट है, लिम्फोसाइटिस का पार्ट है। तो टी सेल भी क्या करेगी, आपको इम्यून देने का काम करेगी। तो इसका काम होता है कि जो भी शरीर में पैथोजेंस आए हैं उसको रिमूव करेगा कौन, टी सेल, राइट, क्लियर। अब आते हैं हम, तो टी सेल जो क्या कर रहा था कि टी सेल जो भी पैथोजेंस है उसको रिमूव करने का काम कर रहा था। जो भी बैक्टीरिया फंजाई बॉडी इंटर करेगा बॉडी में उसको किल करने का काम करेगा। लेकिन बी सेल जो है, बी सेल क्या करेगा, बी सेल का फंक्शन होगा कि ये जितने भी इम्यून सिस्टम है उसको कोऑर्डिनेट करेगा।
इसको कोऑर्डिनेट करने का काम करेगा, ये कंट्रोल सेंटर का काम करेगा। आप समझिए, ये क्या करेगा, डायरेक्ट अटैक करेगा, ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करने का काम करेगा। ये कहेगा सारे बॉडी के जितने भी इम्यून सिस्टम है, जितने भी ऑर्गन्स है बॉडी के, जहाँ जहाँ भी एंटीबॉडीज है, बोलेंगे, ये सबको बोलेगा कि तुम जिंदा हो जाओ, फॉरेन एलिमेंट आ गया है, उस पर अटैक करना है। तो ये भी मैच्योर करना, कहाँ ये मैच्योर करता है, बोन मैरो में। इसका काम होता है कि टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, इसका काम होता है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, किसके रेस्पॉन्स में, एंटीजेंस के रेस्पॉन्स में। हम देखेंगे ये एंटीबॉडीज और एंटीजन क्यों हमारे लिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है, हम आगे देखेंगे। तो इस तरह से हमने बी सेल और टी सेल को पढ़ लिया। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर रिलेटेड टू बी सेल, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर रिलेटेड टू टी सेल। तो ये एक सिंपल डिफरेंस है, अगर समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। इसके बाद हम प्लाज्मा देखेंगे। तो प्लाज्मा हमने देखा था पहले ही, सबसे स्टार्टिंग में ही प्लाज्मा देखा था कि क्या होता है, वो लिक्विड पार्टिकल होता है। ऐसा लिक्विड होता है कि कितना प्रतिशत होता है ये, दैट इज अराउंड 55% ऑफ द ब्लड इज कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। इस प्लाज्मा के अंदर देखें तो 90 to 92% जो होता है, क्या होता है इसमें, वाटर होता है। बाकी जो रेस्ट होता है अराउंड 8%, वो क्या होता है, वो प्रोटीन होता है। तो इस प्लाज्मा के अंदर हमने देखा कि 90 से 92% जो वाटर है, 8% प्रोटीन है। तो इस 8% के अंदर में भी कुछ 3 भाग में डिवाइडेड है। इसमें किस में डिवाइडेड है, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स और एल्बुमिन्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप कैसे समझेंगे, ये देखिए, जो प्लाज्मा है कितना है, अराउंड 52 to 62%, मैंने 55% बताया है। इसके बाद इसमें वाटर जो है वो करीब 92% के करीब है। प्रोटीन जो है वो करीब 8% के करीब है। इस प्रोटीन के अंदर फिब्रिनोजन होता है, ग्लोबुलिन्स होता है और एल्बुमिन्स होता है। जो एल्बुमिन्स होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसका काम होता है आपके शरीर का ऑस्मोटिक बैलेंस बनाना, आपके शरीर का ऑस्मोटिक बैलेंस बनाना। जब ग्लोबुलिन्स की बात करते हैं आप, तो ग्लोबुलिन्स का फंक्शन होता है आपके शरीर का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको बिल्डअप करना। जो फिब्रिनोजन है, इसका काम होता है आपके शरीर की ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। तो आप बोलेंगे सर ब्लड क्लॉटिंग में तो हम और कुछ पढ़े हैं जो हेल्प करता है क्लॉटिंग में। बिल्कुल सही, उसके लिए होता है थ्रोम्बोसाइटिस, जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। बट पार्ट ऑफ प्लाज्मा इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इन ब्लड क्लॉटिंग। तो अब हम लोग देखते हैं प्लेटलेट्स को। तो अब अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें, अगर हम प्लेटलेट्स की बात करते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं ऐसे सेल फ्रेगमेंट्स जिनका नंबर ब्लड में कितना होता है, करीब 1,50,000 से लेके 3,50,000 किस में होता है, पर मिलीमीटर क्यूब में होता है। ये नंबर होता है प्लेटलेट्स का। 1,50,000 से 3,50,000 प्लेटलेट होंगे पर मीटर क्यूब ऑफ ब्लड में। इनका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन काम क्या है, प्लेटलेट्स का मेन काम है कोगुलेशन करना। कोगुलेशन यानी ब्लड क्लॉट करना। ब्लड क्लॉट करना यानी कि जब कहीं चोट लग गया, कट गया तो ब्लड निकलता है। कुछ देर में क्या होता है, उस ब्लड लॉस को रिड्यूस करने के लिए थक्का जमा हो जाता है अपने आपके जहाँ से ब्लड वेंट आउट होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्लड क्लॉटिंग या उसको बोलते हैं कोगुलेशन। ये फंक्शन जो परफॉर्म कौन करता है, प्लेटलेट करता है। अगर कोगुलेशन नहीं हुआ, अगर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं हुआ तो क्या होगा, एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड होगा। जैसे ही एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड होगा तो आप ब्लड लॉस में आपको जान भी जा सकती है उससे। तो अब हम देखते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग होता कैसे है। ठीक है, अब हम थोड़ा ब्लड क्लॉटिंग के विषय में पढ़ते हैं। फ्रेश पेज ले लेते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है। कई बार पूछता है एग्जाम में। तो अगर ब्लड क्लॉटिंग की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, आपका जो कुछ डैमेज होगा, तो डैमेज जब होगा तो शरीर का ब्लड वेसल जो है वो डैमेज होगा। ब्लड वेसल क्या होता है, जहाँ से ब्लड पहुँचाया जाता है शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में। जैसे ही ब्लड वेसल डैमेज हुआ तो इससे क्या हुआ, प्लेटलेट्स जो है वो कोगुलेट करना शुरू होते हैं, वो प्लेटलेट्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही प्लेटलेट्स इकट्ठा होते हैं तो वहाँ थ्रोम्बोकाइनेस का सिक्रेशन होता है। थ्रोम्बोकाइनेस का सिक्रेशन होता है। जब थ्रोम्बोकाइनेस का सिक्रेशन होता है तो इसका फंक्शन क्या होता है, इसका क्या काम होता है, ये क्या करता है कि ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है।
कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन कन्वर्ट करता है? थ्रोम्बोकाइनेस करता है, जिसको जो रिलीज होता है प्लेटलेट्स के कोआगुलेट होने के बाद। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आपका ब्लड वेसल डैमेज हुआ, प्लेटलेट्स कोआगुलेट हुए, थ्रोम्बोकाइनेस सिक्रेट हुआ। इस थ्रोम्बोकाइनेस के सिक्रेट होने से प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया। अब जो प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा उससे क्या होता है, ये थ्रोम्बिन जो है ये फिर क्या करता है कि फिब्रिनोजेन जो है, फिब्रिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है फिब्रिन में। ये वही फिब्रिन है, जैसे ही फिब्रिन बनना स्टार्ट होता है तो क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस है। अब हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स की। ब्लड ग्रुप्स की। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी ब्लड लॉस होता है या कोई ऑपरेट होता है तो ज़्यादा ब्लड लॉस अगर हो गया उसका, तो क्या होता है, उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या ऐसा करते हैं क्या, एक का ब्लड लॉस हुआ तो दूसरे से निकाल के सीधा डाल दिया उसमें? नहीं करते हैं ऐसा, हम अवॉइड करते हैं ऐसा करना। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक की जो शरीर की ब्लड होती है, जो खून होता है, उसका अलग अलग अपना सिग्निफिकेंस होता है। उसका कुछ एंटीजन होगा उसमें, कुछ उसमें एंटीबॉडी होगा। वो एक स्पेसिफिक डोनर कैटेगरी से ही ब्लड ले सकता है। तो हम अगर ब्रॉडली देखें तो ब्लड ग्रुप को 3 मेजर भाग में बांटा गया है, ए, बी एंड ओ ब्लड ग्रुप। जो ए, बी एंड ओ ब्लड ग्रुप है, इसका डिस्कवर इसको कौन किया था? इसको डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप को। कब किया था? 1900 में किया था। अब देखिए, किसी भी आदमी का जो ब्लड ग्रुप है वो ए या बी उसके शरीर में एंटीजन है, या फिर उसके ब्लड में एंटीजन कौन सा है, या फिर एंटीबॉडी कौन सा है, या फिर एक RH फैक्टर होता है वो कौन सा है। इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि इसको ब्लड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या इसको ब्लड किसको देने लायक है ये। तो अगर हम देखें तो एंटीजन क्या होता है? एंटीजन क्या होता है कि सपोज अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन होगा। ए एंटीजन से क्या होता है कि जब दूसरे के शरीर में जाएगा, या आपका ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज किया गया दूसरे के ब्लड में, तो इसके ये अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाएगा कि देखो भाई हम ए वाले हैं, तुम ए वाले, तुमको चाहिए तो हम अंदर आएंगे। अगर एंटीबॉडी एंटी बी है इसमें, इसका मतलब है कि इसके शरीर में ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ये एंटीबॉडी को आप सिक्योरिटी गार्ड समझ सकते हैं कि ऐसे सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो बोलते हैं कि बी है क्या, तुम वहीं रुक जाओ, तुमको अलाउड नहीं है, बाकी सब अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। एंटीबॉडी को आप सिक्योरिटी गार्ड समझ लीजिए, एंटीजन को आप समझ लीजिए आइडेंटिटी कार्ड की तरह। उसी तरह अगर बी ब्लड ग्रुप को देखें तो बी ब्लड ग्रुप का बी एंटीजन है और एंटी ए सिक्योरिटी गार्ड है इसका। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब इसका आइडेंटिटी कार्ड ए और बी है। अगर ए वाले को ट्रांसफ्यूज करें या बी वाले को ट्रांसफ्यूज करें तो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाएगा, देखो मेरे पास ए भी है, मेरे पास बी भी है, हम तुम दोनों के पास आ सकते हैं, ऐसा करके बोल रहा है। लेकिन इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है ए बी में। ए बी में एंटीबॉडी नहीं है, इसका मतलब इसके पास सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, मतलब इसके पास कोई भी आराम से दिया जा सकता है, कोई भी ब्लड ग्रुप इसको दिया जा सकता है। तो इसके लिए आप देखिए कि इसको ए बी को कौन कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकता है? ए बी दे सकता है, ए दे सकता है, और बी दे सकता है, ओ दे सकता है। सारा ब्लड ग्रुप ए बी को दे सकता है। अगर आप ओ को समझेंगे तो जिसका जस्ट ऑपोजिट है, ओ के पास सिक्योरिटी गार्ड है, सारा मशीन गन, लाठी, सब कुछ लेके खड़ा है कि हम सबसे किसी से नहीं लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ जो लेंगे वो ओ से लेंगे। उसके पास एकदम लेवल 4 का सिक्योरिटी फीचर है कि जब तक आपके पास ओ ब्लड ग्रुप नहीं, हम आपको एंट्री नहीं देंगे, बाकी सब वाले को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ओ को जो है कौन दे सकता है? सिर्फ ओ दे सकता है। लेकिन इसके पास एंटीजन नहीं है, मतलब इसके पास अपना आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। ये जाएगा ना तो भीड़ में घुस जाएगा, किसी भी भीड़ में चला जाएगा, इसको कोई पूछने वाला नहीं है तुम कहाँ जा रहे हो। इसका मतलब ये सबको दिया जा सकता है, ये सबको दिया जा सकता है। तो ए बी जो होता है, दिस इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर एंड ओ इज द यूनिवर्सल डोनर। अब आप कंसेप्ट इसका समझ गए होंगे। यहीं पे एक आता है RH फैक्टर। RH फैक्टर क्या होता है? कभी कभी आप देखते होंगे आपका ब्लड ग्रुप पूछता होगा क्या है, ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, ऐसा बोलता होगा। इसका मतलब होता है कि अगर आप RH पॉजिटिव है, यानी कि अगर आप ए पॉजिटिव हैं तो आपके पास RH प्रोटीन है। अगर आप ए नेगेटिव है, इसका मतलब आपके पास RH प्रोटीन नहीं है। ठीक है, इससे ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है इसमें। अब हम देखते हैं सवाल क्या पूछा था। द यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप इज। अब बताइए हमको, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैंने क्लियरली बता दिया है इसके बारे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन है कि द फीमेल सेक्स हार्मोन इज, आपको मैंने क्लियरली इंडोक्राइन ग्लैंड समझाया था पिछले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज गो एंड विजिट दैट। वैसे अगर फीमेल सेक्स हार्मोन की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। लेकिन क्या हमको यहीं तक सीमित रहना है? बिल्कुल नहीं, हमको क्या बाकी सबको भी समझना है। तो अब हमको ये बताइए कि ऑक्सीटोसिन रिलीज कौन करता है, स्टोर कहां होता है, और प्रोड्यूस कौन करता है इसको, या फिर ऐसा बोलिए कि प्रोड्यूस कौन करता है और रिलीज और स्टोर कौन करता है ऑक्सीटोसिन को। ऑक्सीटोसिन के साथ एक और हार्मोन है, उसका नाम है वेसोप्रेसिन। इन दोनों को हैंडल करने वाला दो इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, आप उस ग्लैंड को रिवाइज कर लीजिएगा। वैसे मैं बता देता हूं, इसको दो ग्लैंड रहते हैं इससे रिलेटेड, एक है हाइपोथैलेमस, दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो ऑक्सीटोसिन है इसको हम लव हार्मोन भी बोलते हैं। अब आते हैं हम इंसुलिन पे। इंसुलिन कौन रिलीज करता है? इंसुलिन रिलीज करता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और इंडोक्राइन ग्लैंड भी है। पैंक्रियाज के अंदर होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बेसिकली दो टाइप के सेल होते हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल। ये जो बीटा सेल है ये रिलीज करता है इंसुलिन को। इंसुलिन का पर्पस क्या है? इंसुलिन का काम क्या है? आपके शरीर में ग्लूकोज हेमोस्टेसिस को मेंटेन करना, आपके शरीर में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। तो आप बोलेंगे अब कि इंसुलिन के अंदर क्या होता है, इंसुलिन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? तो इंसुलिन इज मेड अप ऑफ जिंक। इंसुलिन जो है वो जिंक से बना होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द ह्यूमन सिस्टम इंसुलिन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया क्योंकि इंसुलिन को मैंने जस्ट बताया अभी आपको। इंसुलिन के बारे में क्या बताया कि इसका मेन कंस्टिट्यूएंट जिंक है। कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो पैंक्रियाज के अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर दो सेल्स होते हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल। उस बीटा सेल के अंदर होता है इंसुलिन जो कि कंट्रोल करता है आपके ग्लूकोज होम्योस्टेसिस को। अब ये पूछ रहा है कि इंसुलिन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ। इंसुलिन किसको कंट्रोल करता है? तो आप ये चीज़ याद रखिए कि जो आपके शरीर का ग्लूकोज है वो कहाँ से बनता है? वो बनता है कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट से क्या बना? ग्लूकोज बनाई। हमने पहले ही पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, या फिर कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल है उसको छोटे मॉलिक्यूल में डिग्रेड करते हैं हम। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में डिग्रेड होता है, प्रोटीन एमिनो एसिड में डिग्रेड होता है। जब कार्बोहाइड्रेट डिग्रेड हो रहा है ग्लूकोज में तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। इस मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम, इस मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? इसको काम करता है इंसुलिन। सो इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है? कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्ले अ रोल इन द रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स। इसके बारे में मैंने जस्ट बताया आपको। क्या बताया? कि एक ऐसा हार्मोन है जो है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड में। इसको रिलीज कौन करता है और स्टोर कहाँ होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में। इसको और कौन सा ग्लैंड बोलते हैं? इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं, हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं और बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। तो क्या हम यहीं तक सिमट जाएं? बिल्कुल नहीं। हम अब देखेंगे एड्रेनलिन के बारे में। एड्रेनलिन क्या होता है? इसको कौन सिक्रेट करता है? एड्रेनलिन सिक्रेट होता है एड्रेनलिन ग्लैंड से, ठीक है, जिसको एपिनेफ्रीन हार्मोन भी बोलते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन को एपिनेफ्रीन हार्मोन भी बोलते हैं, जो कब रिलीज होता है? जब इमरजेंसी का टाइम होता है तब रिलीज होता है। ये कौन सिक्रेट करता है? ये एड्रेनल ग्लैंड सिक्रेट करता है। इसको और कौन सा इस जहाँ से सिक्रेट होता है उसको और कौन सा ग्लैंड बोलते हैं? उसको फाइट और फ्लाइट ग्लैंड भी बोलते हैं, या फिर इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। कब रिलीज होता है? स्ट्रेसफुल कंडीशन, एक्साइटिंग कंडीशन, डेंजरस कंडीशन, थ्रेटनिंग कंडीशन, इस सब में एड्रेनलिन रिलीज होता है। अब आप बोलेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन क्या है? प्रोजेस्टेरॉन इज ऑल्सो ए फीमेल सेक्स हार्मोन, जो कि काफी लार्ज अमाउंट में रिलीज होता है। कहाँ पे? ओवरीज में रिलीज होता है। अब हम बात करेंगे थायरोक्सिन की। थायरोक्सिन क्या होता है? थायरोक्सिन जो है एक T4 हार्मोन होता है जिसको रिलीज करता है थायराइड ग्लैंड, अब जब इसको थायराइड ग्लैंड रिलीज किया तो इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है आपके शरीर के जो मेटाबॉलिक रेट है उसको रेगुलेट करना, इसके साथ साथ जो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको कंट्रोल करना। अगर थायराइड ग्लैंड की बात करें तो दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अगर आप देखें तो थायराइड ग्लैंड यहाँ पे है, दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, और इसका शेप कैसा होता है? बटरफ्लाई की तरह शेप होता है। इसका शेप बटरफ्लाई की तरह होता है, राइट।
जो थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है थायरोक्सिन, उसमें होता है आयोडीन। ये थायराइड ग्लैंड अगर थायरोक्सिन रिलीज कम करे तो आयोडीन कम आएगा बॉडी में। जब आयोडीन कम आएगा बॉडी में तो उससे एक डिफिशियंसी से एक डिजीज होता है, उसको हम बोलते हैं गॉइटर। ठीक है, थायरोक्सिन आप किसी भी पर्सन के बिहेवियर को भी रेगुलेट करता है और इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, टेम्परामेंट ग्लैंड भी बोलते हैं। अगर टेम्परामेंट ग्लैंड की बात आए तो टेम्परामेंट ग्लैंड किसको बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड को बोलते हैं। देखो इसका कंसेप्ट बहुत अच्छा है, इसको देखते हैं। जब आप खाना खाते हैं, जब आप फूड इंटेक करते हैं, तो फूड इंटेक करते थे, फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। जैसे ही वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो मोस्ट ऑफ दिस ग्लूकोज इज सेंट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इसको ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया जाता है। जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में भेजता है तो पेंक्रियाज ये डिटेक्ट करता है कि शरीर में ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, तो वो क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन सिक्रीट करता है। तो इंसुलिन क्या करता है, उस ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करता है, मेंटेन करता है। कभी कभी क्या होता है कि आप हमेशा खाना तो खाएंगे नहीं, शरीर में कभी कभी ब्लड ग्लूकोज की कमी हो जाती है। ब्लड स्ट्रीम में जैसे ही ब्लड ग्लूकोज की कमी होगी तो आप उस समय खाना तो खाएंगे नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेगा शरीर आपका कि आपके शरीर में एक जगह स्टोर हो जाता है ग्लूकोज, किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज आपके शरीर में स्टोर हो जाता है बेसिकली लीवर और मसल्स में, जिसको कि एज अ फ्यूल यूज करते हैं दो खाने के बीच में। अगर 8 बजे खाना खाए फिर 12 बजे खाना खाए, शरीर में बीच में ग्लूकोज की कमी हो गई थी, वो ग्लाइकोजन को यूटिलाइज करके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को मेंटेन करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। क्या होता है, इंसुलिन ट्रिगर करता है आपके पैंक्रियाज को कि वो ग्लूकोजन प्रोड्यूस करे, या फिर जो लीवर और मसल सेल्स में जो स्टोर हो गए हैं ग्लूकोज या ग्लाइकोजन फॉर्म में, उसको रिलीज करे। तो ये काम कौन करता है, इंसुलिन करता है। इसको आप ऐसे भी स्ट्राइक आउट कर सकते थे, थायरोक्सिन को रिलेट मतलब ही नहीं है उससे। एड्रेनलिन फ्लाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है, कंफ्यूजन रहता है ग्लूकाजोन और इंसुलिन में। तो आप सिंपल समझ सकते हैं ना, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है तो ये काम जो है इंसुलिन ट्रिगर करता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस अंडर द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस वाला हार्मोन का हमने अच्छे से बात किया था, काफी डिटेल में बात किया था कि दैट स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनेलिसिस इन द लीवर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस को किया जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए टॉपिक्स हैं उसको किया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सेंसिटिव एरिया ऑफ द ह्यूमन टंग टू बिटरनेस इज। अब देखिए ह्यूमन टंग है तो ह्यूमन टंग में डिफरेंट एरियाज होते हैं जहां पे सेंसिटिवनेस होती है अलग अलग टेस्ट की। जो सामने वाला एरिया होता है वो स्वीट होता है, साइड वाला फ्रंट वाला साल्टी होता है, ये वाला जो एरिया है वो खट्टे का होता है और पीछे जो होता है वो बिटर का होता है। तो इसमें क्या पूछ लिया कि बिटरनेस का एरिया कौन सा है, तो बिटरनेस का एरिया कौन सा है, पीछे वाला एरिया है। पीछे वाला किसको बोलते हैं, जो पोस्टेरियर पार्ट है वो बिटरनेस को सेंस करेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ बोन्स इज डन अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस। अब देखिए बोन्स की स्टडी किसमें की जाती है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। एक लिस्ट आता है कि किसकी स्टडी किसमें की जाती है, एक बार आप उसको जरूर ग्लैंस कर लीजिएगा। इसका आंसर ऑस्टियोलॉजी होगा। फिलहाल इसमें जो दिया हुआ है 2-3 उसमें है सेरोलॉजी। सेरोलॉजी क्या होता है कि आपके शरीर में जितने भी फ्लूइड्स हैं, आपके शरीर में जितने भी तरह के फ्लूइड्स हैं उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, सेरोलॉजी बोलते हैं। ओरोलॉजी किसको बोलते हैं, ओरोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ माउंटेन्स को। जियोलॉजी भी कहीं ना कहीं धरती के भूगर्भ शास्त्र जिसको बोलते हैं, धरती के अंदर की चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उसको स्टडी करनी है तो जियोलॉजी से किया जाएगा, उस ब्रांच ऑफ साइंस को जियोलॉजी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट इज फॉर्म्ड। इस क्वेश्चन को हम बाद में आके देखेंगे जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लेंगे उसके बाद। बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय, इसका शॉर्ट आंसर हाइपोथैलेमस है। आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स योर बॉडी टेम्परेचर और रेगुलेट्स योर बॉडी टेम्परेचर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स मोस्ट एक्टिवली फंक्शन टू रेगुलेट अवर बॉडी टेम्परेचर। सेम रिपीट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, ये क्वेश्चन का जो लेवल है ये ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा है, ठीक है। ये उतना तक ही पूछ रहा है जो आप एक 8वां-9वां का स्टूडेंट पढ़ता है, उससे ज़्यादा डीप में नहीं जाता। अगर जाएगा तो काफ़ी डीप हो जाएगा, फिर साइंस वाले को, बायोलॉजी वाले को फायदा हो जाएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स मोस्ट एक्टिवली फंक्शंस टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। इसका आंसर जो है वो स्किन होगा, क्योंकि देखिए स्किन का क्या होता है कि स्किन के ऊपर हेयर होता है, इसमें 3 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। आप बस इतना याद रखिए, ठीक है, इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है।
अब अगला क्वेश्चन है द एलिमेंट एक्सक्रीटेड थ्रू द ह्यूमन स्वेट। अभी हम लोग को पढ़ने की जरूरत है स्वेट के बारे में, अभी हम लोग को एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने की जरूरत है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। अभी देखिए हमारा शरीर डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के बाद जो भी ऐसे मटेरियल्स बने जो शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो पाया उसको बाहर करना है बॉडी को। तो बाहर करने के लिए डायरेक्ट अब जो चीज़ बनी है उसको डायरेक्ट बाहर नहीं करेगा, उसमें से जो भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको निकाल लिया जाएगा, उसके बाद उसको बाहर किया जाएगा। तो मेनली एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप देखें तो मेन ऑर्गन जो होता है उसका ये होता है किडनी होते हैं, उसके बाद यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा इज द ऑर्गन जहाँ से एक्सक्रीट करते हैं, जो आउटसाइड इन्वायरमेंट में एक्सक्रीट होता है। जो यूरिनरी ब्लैडर है इसमें क्या होता है, स्टोर होता है मटेरियल। जो भी मटेरियल को यूरेथ्रा के थ्रू बाहर करना है वो स्टोर कहाँ होता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। किडनी जो है वो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इसमें क्या होते हैं, कैपिलरीज होते हैं। अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे इसमें कैपिलरीज होते हैं। इन कैपिलरीज का क्या काम है, ये क्या करते हैं कि फिल्ट्रेशन करते हैं। इनका काम है ब्लड फिल्ट्रेशन का। तो ब्लड फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है, किडनी में होते हैं ब्लड कैपिलरीज, वो क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का काम करते हैं। जो भी एक्सेस वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको यूरिन में कन्वर्ट किया जाता है और यूरिन में कन्वर्ट करके उसको यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में भेजा जाता है। फाइनली जो है नर्वस सिस्टम यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रोल करता है कि कब इस मैटर जो इसमें स्टोर हो गए हैं उसको एक्सक्रीट करना है थ्रू यूरेथ्रा। और जैसे ही नर्वस सिस्टम इसको बोलता है कि चलो भाई अब तुम एक्सक्रीट करो बाहर, तो ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन बनाएगा कि नर्वस सिस्टम इनिशिएट्स द या डायरेक्ट्स द यूरिनरी ब्लैडर टू कॉन्ट्रैक्ट सो दैट यूरिन इज पास थ्रू यूरेथ्रा। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है तो मोस्ट प्रोबेबल हो जाता है आने का। इससे ज़्यादा इसमें हम लोग को पढ़ने का क्या है, इससे ज़्यादा हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे कि यूरिया कैसे फंक्शन करता है, बॉडी से जो हम निकालते हैं वो कैसे काम करता है। आप जानते हैं कि बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, फिर वो कन्वर्ट होता है किसमें, अमीनो एसिड में। प्रोटीन कन्वर्ट हो गया अमीनो एसिड में, इस अमीनो एसिड का फिर मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में और बॉडी में फ्री अमोनिया रिलीज होता है। बॉडी में फ्री अमोनिया रिलीज होता है। ये अमोनिया जो रिलीज होता है दिस इज़ वेरी टॉक्सिक इन नेचर, दिस इज़ वेरी टॉक्सिक इन नेचर। अगर ज़्यादा टाइम तक रहा तो शरीर को हानि पहुंचाएगा। तो इसको क्या करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम रहता है कि इस अमोनिया जो टॉक्सिक है इसको नॉन टॉक्सिक बनाया जाए, इसको नॉन टॉक्सिक बनाया जाए। और ये नॉन टॉक्सिक जो बनाता है वो यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप देखें यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, CH4N2O, दिस इज यूरिया। जो यूरिया यहाँ से रिलीज होता है यूरेथ्रा को थ्रू, इसीलिए आप देखेंगे इसका नाम भी है यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरिन, ये सब यूरिया से ही बना हुआ है। यहाँ पे एक फैक्ट जानने के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी रेप्टाइल्स होते हैं, जो भी बर्ड्स होते हैं, जो भी स्नेल्स होते हैं, ये सब एक्सक्रीट करते हैं। क्या एक्सक्रीट करते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट। जो वो नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम यूरिक एसिड बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड बोलते हैं। अब देखिए कोई क्या होता है, कई लोगों को का किडनी काम नहीं करता है, तो किडनी काम नहीं करता है तो एक ट्रीटमेंट होता है उसका, उस ट्रीटमेंट को हम क्या बोलते हैं, उस ट्रीटमेंट को हम लोग बोलते हैं डायलिसिस। उस ट्रीटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। डायलिसिस कैसे काम करता है, क्या काम करता है, ये काम करता है ब्लड फिल्ट्रेशन का। डायलिसिस काम करता है ब्लड फिल्ट्रेशन का। जब किडनी फंक्शन नहीं करता है तो डायलिसिस से बॉडी के फंक्शनिंग को रनिंग किया जाता है, क्योंकि अगर डायलिसिस नहीं हुआ तो क्या होगा, साल्ट एंड जो बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो साल्ट और बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो क्या होगा, एक्युमुलेट होता जाएगा। एक्युमुलेट होते 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 वो बॉडी के दूसरे पार्ट में भी को भी इफेक्ट करेगा। अब आते हैं हम अपने शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है स्वेटिंग। स्वेटिंग क्या होता है, जब आपके शरीर से पसीना निकलता है, मतलब आपका बॉडी जो है आपको थर्मो रेगुलेट करना चाहता है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को कम करना चाहता है और वेस्ट मटेरियल को निकालना चाहता है, तो क्या है, स्वेटिंग होती है। तो स्वेटिंग का जो मेन कंपोनेंट है वो वाटर है। इसके साथ साथ और क्या क्या होते हैं इसमें, और किस किस की ट्रेसेस मिलते हैं, तो इसमें ट्रेसेस मिलते हैं सोडियम के, पोटासियम के, कैल्शियम के एंड मैग्नीशियम के। इन सब के ट्रेसेस वाटर के साथ मिलते हैं कहाँ, स्वेट में। स्वेट रिलीज कहाँ से होता है, एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं सेबेकस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड।
सेबेकस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड जो क्या क्या रिलीज करते हैं, स्वेट रिलीज करते हैं। जो स्वेट निकलता है उसके अंदर आप देखिए ये सब ट्रेसेस होंगे, वाटर तो होगा बेसिकली उसमें। अगर बोले तो व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ स्वेट, तो उसमें हो जाएगा NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड एटसेट्रा। स्वेटिंग का फंक्शन क्या क्या है? स्वेटिंग का मेन फंक्शन है आपके शरीर में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना। स्वेटिंग का मेन फंक्शन है वेस्ट को रिमूव करना। उसके साथ साथ आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। तो 3 मेन फंक्शन है किसका? आपके स्वेट का। तो देखिए हम एक क्वेश्चन करते हैं स्वेट से रिलेटेड। एलिमेंट एक्सक्रीटेड थ्रू ह्यूमन स्वेट इज, अगर कोई एलिमेंट स्वेट के थ्रू बाहर निकल रहा है तो वो क्या है? तो ये हमने बताया आपको, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं स्वेट के वही बाहर निकलेगा। तो इसमें जिंक भी है, इसमें मैग्नीशियम भी है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर ई होना चाहिए। तो बेसिकली जो ह्यूमन स्वेट से निकलता है उसमें जिंक, कॉपर, आयरन, निकल, कैडमियम, इसमें आयरन, निकल, कैडमियम, लेड, मैग्नीज, सोडियम क्लोराइड सब रहता है उसमें, ठीक है। अच्छा, इसकी स्वेट की एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है? रिलीज तो होता है सेबेकस ग्लैंड से, आप जानते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, जिसको कहते हैं हम लोग हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जिसको हाइपोथैलेमस ग्लैंड बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा था कि द पार्ट ऑफ स्केलेटन दैट इज नॉट एज हार्ड एज बोन्स बट विच कैन बी बेंड आर कॉल्ड। इसका आंसर हो जाएगा कार्टिलेज। अब देखिए क्वेश्चन इसमें अगर इस टाइप के पूछे गए तो और कहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है? ये डायरेक्ट NCERT का स्क्रीनशॉट है। इसमें 3-4 टॉपिक है, इससे ज़्यादा टॉपिक क्वेश्चन नहीं बनेगा इस टॉपिक से। कि जैसे लिगामेंट है, लिगामेंट भी एक क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ये जो बहुत इलास्टिक होता है, इसके पास कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होता है। इसमें क्या होता है? लिटिल मैट्रिक्स होता है जो बोन को बोन से जोड़ता है। तो लिगामेंट क्या करेगा? बोन से बोन को जोड़ेगा। टेंडन क्या करेगा? बोन को मसल से जोड़ेगा, मसल को बोन से जोड़ेगा। ये फाइब्रस टिश्यू होता है, इसमें लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। किसमें? टेंडन में। हम वही कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज में क्या होता है कि ये बोन सरफेस को स्मूथ करता है जॉइंट पे, और जनरली ये कहाँ पाया जाता है? नोज में, ईयर में, ट्रैकिया में और लैरिंग्स में, ठीक है। तो चौथा हो गया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये कहाँ पाया जाता है? स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स के अराउंड मिलता है और नर्व्स के अराउंड मिलता है और बोन मैरो में मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आया तो आप ये एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल है कि द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहा है, मतलब ब्लड जो कि ऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड है, क्या है? तो मोटा मोटी जो है ये किसकी बात कर रहा है? सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहा है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ लेते हैं, 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, तो क्या है हमारा काम आसान हो जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट जो होता है वो हार्ट होता है। हार्ट का मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है जो ब्लड को सारे शरीर के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ब्लड को पंप करना। तो अब ब्लड को क्यों पंप करना है? तो ब्लड को इसलिए पंप करना है कि ब्लड को भेजा जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में। इसके लिए भेजा जाता है कि ये क्या करता है? ऑक्सीजन सप्लाई करता है और टिश्यूज को न्यूट्रिएंट्स देने का काम करता है। तो टिश्यूज को न्यूट्रिएंट्स देने का काम, ऑक्सीजन देने का काम कौन करेगा? ब्लड करेगा, जिसको हम किसके थ्रू पास कराते हैं? ब्लड वेसल के थ्रू पास कराते हैं। इसके साथ साथ ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसमें वेस्ट्स होते हैं, उसको भी कैरी करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। तो मेनली सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट जो शरीर का है वो किसका है? सर्कुलेटरी सिस्टम का है। अब देखिए इसे कुछ फैक्ट है, आप मोटा मोटी समझ लीजिए इसको। हम क्या करेंगे? 4 चैम्बर बनाएंगे हार्ट में। ये हो गया राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट एट्रियम है, यह यहां क्या होगा? जो लंग में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जो प्योर ब्लड होगा लंग से, वो कहां आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा। प्योर ब्लड कहां से? प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स। जो प्योर ब्लड रहेगा वो कहां आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल उसको क्या करेगा? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को भेज देगा।
क्यों? क्योंकि बॉडी पार्ट्स में प्योर ब्लड चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर जाएगा। अंदर कहां से आएगा? लेफ्ट एट्रियम के थ्रू आएगा। अब देखिए यहां पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग से, वो किस के थ्रू आता है, वो कौन सा चीज है जिसके थ्रू आता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है वो प्योर ब्लड लंग से लाता है। कहां पे? लेफ्ट एट्रियम में। अब ध्यान दीजिएगा कि अब क्या है कि ब्लड में चला गया, ब्लड से ब्लड जो है शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में चला गया, क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो बॉडी पार्ट्स में ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेट हो जाएगा, डीऑक्सीजनेट होके वापस आ जाएगा राइट एट्रियम में। यहाँ क्या आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो वापस डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेट करने के लिए हमको कहाँ भेजना है? लंग्स में भेजना है। तो कहाँ से जाएगा? राइट वेंट्रिकल से जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। ये याद रखिएगा, हमेशा कंफ्यूजिंग करता है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। जो भी पल्मोनरी वाला चीज़ है वो लंग से कोऑर्डिनेशन करेगा हार्ट का। लंग जो है प्योर ब्लड भेजेगा लेफ्ट एट्रियम में, और हार्ट से इम्प्योर ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा। अब देखिएगा सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है। मैंने आपको पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी बताया। पल्मोनरी वेन क्या करता है? प्योर ब्लड कैरी करता है, लेकिन हम आपको अब बता रहे हैं कि जो आर्टरी होता है वो प्योर ब्लड कैरी करता है, और जो वेन होता है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करता है। तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ वेन आप बोल रहे हैं इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, तो पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड कैरी कैसे कर रहा है? तो दोस्त यही कंफ्यूजन वाला चीज़ है, इसको याद कर लो कि आर्टरी जो है प्योर ब्लड कैरी करता है, वेन्स जो है इम्प्योर ब्लड कैरी करते हैं। जो बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में लेके जाएगा प्योर ब्लड को, किसके थ्रू जाएगा? आर्टरी के थ्रू जाएगा। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से आएगा, किसमें? राइट एट्रियम में। किसके थ्रू आएगा? वेन्स के थ्रू आएगा। तो जो लंग्स में जाएगा वो पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा, और लंग से जो वापस आएगा वो पल्मोनरी वेन से जाएगा। ये इसमें एक्सेप्शन होता है। ऐसा वेन जो कि प्योर ब्लड कैरी करता हो तो वो होता है पल्मोनरी वेन। ऐसा आर्टरी जो इम्प्योर ब्लड कैरी करता हो उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, राइट। अब अगर देखेंगे तो आर्टरी और वेन्स पढ़ रहे थे, तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा होता है? लार्जेस्ट आर्टरी की अगर बात करें तो वो होता है एओर्टा। लार्जेस्ट वेन की बात करें तो जो वेना कावा होता है, वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जानने के सर्कुलेटरी सिस्टम में। हमारा क्वेश्चन है कि द ओनली आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपको क्लियर हो गया, आपको एग्जाम्पल से बता दिया हमने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, राइट। नाउ इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने एनसीईआरटी का कटआउट यहाँ डाल दिया है, आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक को कौन डिसाइड करता है? वो आपको पता होना चाहिए। वो कौन डिसाइड करता है? डीएनए डिसाइड करता है। अब आप बताइए कि डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को किसने डिस्कवर किया था? डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को डिस्कवर करने वाले कौन थे? जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इन दोनों ने डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर को ये किया था। लेकिन डीएनए का खोज किसने किया था? डिवाइस किसने किया था? तो उसमें अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज था। अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज, इन दोनों ने क्या किया था? डीएनए को डिस्कवर किया था। लेकिन डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को डिस्कवर करने वाले जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक थे। अगर आप डीएनए की बात करेंगे तो इसमें 4 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। उनका क्या नाम है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमाइन। क्या सिर्फ एडेनाइन और गुआनिन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं थाइमाइन। और साइटोसिन और एडेनिन और गुआनिन को हम लोग बोलते हैं प्यूराइंस। आई एम रियली सॉरी, प्यूराइंस। साइटोसिन और थाइमाइन को बोलते हैं प्यूरिमाइडाइन। अब पेयर कौन किसके साथ करता है? तो एडेनाइन जो है वो टी के साथ पेयर करता है, और जो गुआनिन है वो साइटोसिन के साथ पेयर करता है। जो एडेनिन करता है थाइमाइन के साथ, वो आप याद रखिएगा उसका डबल बॉन्ड होता है, और गुआनिन जो करता है साइटोसिन के साथ वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो डीएनए में इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछेगा।
अगला है विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प्स इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इसमें होता है लिम्फोसाइटिस। लिम्फोसाइटिस क्या है, हमने आपको बताया था ब्लड के टाइम पे कि एक तरह का WBC होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो एक्सेस फ्लूइड है जो आपके शरीर से, जो सेल से, टिश्यू से जो बच जाते हैं, जो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पीछे आ जाता है, तो उसको स्टोर करके रखता है ताकि वो उसको रीसर्कुलेट बैक कर सकते हैं, या कुछ इश्यू हुआ, अचानक ब्लड की ज़रूरत पड़ गई तो क्या है वो उसको रिलीज करता है लिम्फोसाइटिस। तो इसके लिए हम लोग लिम्फोसाइटिस को यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द वर्टेब्रेट ऑर्गन रिसीव्स ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखो इसका आंसर होगा स्प्लीन। इसमें क्या हो जाएगा कि आरबीसी के बारे में तो समझा था, आरबीसी का लाइफ कितना दिन होता है, 120 दिन का होता है। ये बाद में क्या होता है, इसको अपने आप ध्वस्त हो जाता है, कहाँ जाके, स्प्लीन में जाके। तो स्प्लीन की अगर बात करें तो क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, लिम्फेटिक सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और कहाँ पाया जाता है, एब्डोमेन में पाया जाता है, स्टोमक के पास। ये सब जरूरत नहीं है, ये जरूरी है समझना कि स्प्लीन किसका पार्ट है, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, यानी कि स्प्लीन में क्या होता है, हमेशा ब्लड होता है थोड़ा सा। अगर हेमरेज अटैक आया, अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ गई तो क्या है, स्प्लीन से ब्लड को दिया जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कभी कभी हम लोग इसको ब्लड बैंक भी बोलते हैं, हम लोग इसको ब्लड बैंक भी बोलते हैं, और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी तो बोलते ही बोलते हैं। ठीक है, तो स्प्लीन का मेन फंक्शन क्या क्या हो गया, स्प्लीन का मेन फंक्शन हो गया लिम्फोसाइटिस को फॉर्म करना, ब्लड फिल्ट्रेशन और ब्लड का स्टोरेज। राइट, अब हम लोग देखते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में अगर आप देखें तो न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, दे आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। ब्रेन और नर्वस सिस्टम का फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, न्यूरॉन होता है। इसके बाद अगर आप देखें तो ये क्या काम करता है, ये सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करता है। सेंसरी ऑर्गन मतलब कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट इसका है, कम्युनिकेशन का बेसिक यूनिट है। किसी भी आपको अगर चोट लगा तो आपके दिमाग तक बात पहुंचानी है तो कौन पहुंचाएगा, न्यूरॉन पहुंचाएगा। तो कम्युनिकेशन सिस्टम कौन संभाल रहा है, न्यूरॉन संभाल रहा है। अब अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसका मेन पार्ट जो होता है वो होता है ब्रेन। Brain is the most important part and this is also called the communication and control center. Communication and कंट्रोल सेंटर किस चीज़ का, हमारे ह्यूमन बॉडी का। क्यों, क्योंकि ब्रेन ही कंट्रोल करता है हमारे शरीर का वॉलंटरी मूवमेंट, हमारे शरीर का बैलेंस है, हमारे शरीर के जो भी इनवॉलंटरी ऑर्गन्स हैं, जो भी फंक्शन करते हैं, जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स फंक्शन करते हैं, किसके अंदर काम करते हैं, ब्रेन के अंदर काम करते हैं। तो ये हमारा जो है वो ब्रेन है। ब्रेन को है हम 2-3 भाग में डिवाइड करते हैं समझने के लिए। सबसे पहला है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या होता है, सेरेब्रम होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर थैलेमस होता है, इसके अंदर हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस, थैलेमस आप जानते हैं, हाइपोथैलेमस, थैलेमस ये सब होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इसके अंदर होता है। यहाँ पे हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन में पोन्स होता है, मेडुला और सेरेबेलम जो है यहाँ पे होता है। सेरेब्रम की बात करें अगर तो सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। मोटा मोटी देखें तो 2/3 पार्ट जो ब्रेन का है वो सेरेब्रम है। जो भी आपके थिंकिंग का पार्ट है, जो भी आपके इंटेलिजेंस का पार्ट है, जो भी कॉन्शसनेस का पार्ट है, जो भी मेमोरी का है, इमोशन का है, टेंसिंग का है, सुनने का है, सोने का है, सारा काम कौन करता है, सेरेब्रम करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जो मिड ब्रेन की बात करें, मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन में कौन सा आ जाता है, मिड ब्रेन का काम क्या होता है, मिड ब्रेन का काम करता है कि प्रोसेसिंग ऑफ विजुअल या जो ऑडिटरी इंफॉर्मेशन है। जैसे यहाँ पे मिड ब्रेन ये वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में मिड ब्रेन पाया जाता है, ये वाला पार्ट जो है ये मिड ब्रेन हो गया। अब आते हैं हाइंड ब्रेन में। हाइंड ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हाइंड ब्रेन में होता है सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सेरेबेलम। उसके बाद होता है इसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो सेरेबेलम होता है, सेरेबेलम जो है दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग बॉडी बैलेंस। आप चलते हैं तो आपके शरीर में जो बैलेंस बनता है वो किसके कारण, सेरेबेलम के बारे में है। जो बॉडी की एक्टिविटीज़ हैं उसको कोऑर्डिनेट करने का काम, अगर आपको हाथ उठाना है तो हाथ ही उठता है, पैर नहीं उठता है, वो सब काम कौन करता है, वो सब काम सेरेबेलम करता है। उसके बाद जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो बॉडी के जो ऑटोमेटिक फंक्शंस है, मेडुला जो ऑटोमेटिक फंक्शंस है, जैसे आपकी ब्रीदिंग है, जैसे आपका डाइजेशन हो रहा है, आपका हार्ट बीट हो रहा है, ठीक है ना, आपका स्पाइनल, ये क्या होता है आप देखेंगे तो मेडुला कहाँ से कनेक्टेड है, आपके स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है। तो जो सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन का ये
मेन पार्ट है। तो यहाँ से क्या होता है, जो रेस्पिरेशन है, आपकी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ है, जो रिफ्लेक्शंस है, जो गैस्ट्रिक सिक्रेशंस है, वो सब कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा किससे कनेक्टेड है? स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है कि एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो बॉडी और ब्रेन के बीच में इंटरफेस का काम करता है। जो बॉडी और ब्रेन इसके बीच में इंटरफेस का काम कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है। स्पाइनल कॉर्ड किससे कनेक्टेड होता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा से कनेक्ट होता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने नर्वस सिस्टम को ही मोटा मोटी समझ लिया है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़िए इस लेक्चर को देखने के बाद, तो क्या होगा कि इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो आप कवर कर सकते हैं इजीली। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप जो क्वेश्चन पूछा गया आपको उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।